नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज 100 पर। आपको हम बताने वाले हैं इस बुलेटिन में जो जरूरी है खबरें आपके लिए, बेहद जरूरी है आपके लिए, तो आपको हमारे साथ इस बुलेटिन में बने रहना है। जी हाँ, एसबीआई को लेकर के नए नियम, राशन कार्ड में बदलाव, पीएम मोदी की मन की बात में नई योजनाएं, बड़ी घोषणाएं, सभी कुछ इस बुलेटिन में कवर करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है बीजो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयकों पर किए हस्ताक्षर। जी हाँ, 18 विपक्षी पार्टियों ने बिलों को पास कराने के सरकार के तरीकों को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेटर लिखा था। विपक्ष के साथ साथ एनडीए सरकार में सहयोगी रहे अकाली दल के अलावा देश के कई हिस्सों में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयकों पर जो एग्रीकल्चरल बिल्स था उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अब ये विधेयक कानून बन गए हैं। कृषि संबंधी दो विवादास्पद विधेयकों को लेकर देश में विपक्षी दलों के साथ साथ किसानों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि राज्यसभा में 20 सितंबर को कृषि संबंधी विधेयकों को पारित कराने के केंद्र सरकार के तरीके पर विपक्ष ने नाराजगी भी जताई थी। जी हाँ, 20 सितंबर को कृषि जो बिल था, कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हो गए थे। इस दौरान विपक्षी पार्टी के सांसदों ने तानाशाही बंद करो के नारे भी लगाए थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बताते चलें, जानिए भारत में कैसे घुसा कोरोना वायरस। जी हाँ, चीन नहीं, इन देशों की यात्री लेकर आए थे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चीन से निकली और इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी ली। भारत में कोरोना वायरस सीधे चीन से नहीं बल्कि कुछ अन्य देशों के जरिए पहुंचा है। आईआईटी की एक रिपोर्ट में पता चला है कि शुरुआत में कोरोना वायरस के अधिकतर केस दुबई और ब्रिटेन जैसे देशों से आए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी आईआईटी मंडी द्वारा किए गए विश्लेषण में कहा गया है कि दुबई और ब्रिटेन से आए यात्री भारत में कोविड-19 संक्रमण लाने वाले प्रारंभिक स्रोत रहे हैं। जर्नल ट्रैवल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारतीय राज्यों में कोविड-19 का आगमन मुख्य रूप से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों से हुआ है। आजाद ने कहा है कि डेटा के स्टैटिकल मैट्रिक्स से पता चला कि भारत में कोरोना वायरस फैलाने में दुबई और ब्रिटेन की भूमिका अधिक रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि 40 डिग्री में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना की रणनीति, लद्दाख में तैनात किया T-90 और T-72 टैंक। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के दौरान चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच चुमार डोमेचोक इलाके में एलएसी के पास T-90 और T-72 टैंकों समेत इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स को तैनात किया गया है। इनकी खासियत यह है कि नियंत्रण रेखा के पास -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर काम करने में सक्षम है। जी हाँ। वहीं कोरोना को लेकर के बड़ी खबर, मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार, इनमें से 49.45 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। पिछले 9 दिनों में 98,000 एक्टिव केस। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार हो गया है। पिछले 27 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बीच देश में 27 लाख लोग संक्रमित भी पाए गए। आगे बढ़ते हैं। यात्रियों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि जो त्योहारी सीजन है, जी हाँ, त्योहारी सीजन से पहले चलेंगी अतिरिक्त 200 ट्रेनें, बदलेगी व्यवस्था और इस बीच यात्रियों वाले रूट पर नहीं होगा संचालन। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले 100 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना संकट के चलते भारतीय रेलवे ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बहाल कर पाने में खुद को समर्थ नहीं पा रहा है। इस साल के आखिर तक पूरी ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की संभावना नहीं है। नए साल 2021 में ही सभी 13,500 ट्रेनों के पटरियों पर दौड़ पाने का अनुमान है। यही नहीं, इन राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वहां से होकर ट्रेनों को गुजरने की पूरी छूट भी नहीं है। तो दिसंबर तक संचालन सामान्य होने पर संदेह है। वही आपको बता दें कि जिनमें कोरोना संक्रमण काबू में नहीं होने की वजह से वहां ट्रेनों का संचालन सामान्य करने में दिक्कत पेश आ रही है। यादव ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि दिसंबर 2020 तक ट्रेनों के संचालन के सामान्य होने पर संदेह पाया गया है। फ्रांस ने भारत को सौंपे 5 और राफेल फाइटर जेट, चीनी J-20 के बनेंगे कॉल। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद हैं। माना यह भी जा रहा है कि अक्टूबर में राफेल विमान भारत पहुंचेंगे और इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। जी हाँ,
काल में कृषि क्षेत्र ने दिखाया दमखम, किसान आत्मनिर्भर भारत का आधार, पीएम मोदी ने कहा मन की बात में। जी हाँ, आपको पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए रविवार को देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में किसानों का जिक्र किया और उनका किस्सा सुनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण रहा है। और उन्होंने कहा कि संकट इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होगी तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 2 प्रत्याशी, इन पर लगाया दांव। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने रामपुर जिले की स्वार सीट से पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पौत्र हमजा खान पर दांव लगाया है। हमजा की दादी और दादा रामपुर से कई बार सांसद और उनके पिता काजिम अली विधायक रह चुके हैं। बता दें कि यूपी में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जिनकी घोषणा 28 सितंबर को हो सकती है। इन सीटों पर कांग्रेस, सपा व बसपा सभी प्रत्याशी उतार रही है। इसीलिए इन्हें 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं नरम पड़े टमाटर के तेवर, आलू प्याज ने लगाई हाफ सेंचुरी। अभी भी हरी सब्जियों की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है। टमाटर के तेवर थोड़े कम हुए तो अब प्याज रुलाने लगा है। आलू अभी भी 40 से 60 के बीच टिक कर खेल रहा है। 1 महीने में प्याज करीब 3 गुना महंगा हो चुका है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को जारी आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महंगाई की पिच पर अभी इनकी दौड़ रुकने वाली नहीं है। जी हाँ, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक आलू 27 से 60, प्याज 19 से 60 और टमाटर 20 से 100 रुपए के बीच बिक रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार के गया में प्याज जहां 19 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं मुंबई, दिल्ली में 50 से 55 रुपए। हालांकि रविवार को एनसीआर की फुटकर मंडियों में प्याज 60 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ किस प्रकार से आलू, प्याज और टमाटर का फुटकर रेट है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से कुछ चल रहा है। और आपको बता दें कि सरकार प्याज के रेट ना बढ़ाने पाए, इसके लिए फौरी उपाय करते हुए सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार की प्याज निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बावजूद इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां तक टमाटर की कीमतों में उछाल की बात है तो देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं बिहार चुनाव घोषित होते ही बीजेपी अध्यक्ष ने बनाई नई टीम। अमित शाह की टीम के कई लोग बाहर। बीजेपी की नई कार्यकारिणी में श्याम जाज व अविनाश राय खन्ना को जगह नहीं मिली। वहीं अमित शाह की टीम में पार्टी के महासचिव रहे अनिल जैन को भी टीम में नहीं रखा गया। राम माधव को भी नई टीम में नहीं रखा गया। तो वहीं आपको बताते चले कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने नई टीम बना ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यभार संभालने की 8 महीने बाद नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन किस पद पर नियुक्त किया गया है। आप भी ड्राइविंग करते समय मोबाइल यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस शर्त पर ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन। 1 अक्टूबर से लागू होंगे कई नियम। वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को वेब पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेंटेन किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार कम करने के साथ साथ ड्राइवर्स का उत्पीड़न भी घटेगा। आगामी 1 अक्टूबर से मोटर वाहन संबंधित कई नियम लागू होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट्स नेविगेशन के लिए ही होना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके। यह भी साफ किया गया हो कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का फाइन भी लगेगा। मंत्रालय ने कहा है कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत वाहन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल के जरिए कंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, इंडोर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई चालान जारी करने आदि का भी काम किया जाएगा। तो जो नियम लागू हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं आपको ज़रा बता दें कि मोटर वाहन कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। पिछले साल की सरकार ने इस संशोधन में कई संशोधन लागू कर दिए थे और इसी के साथ आपको बताया चले कि इन नियमों के उल्लंघन करने पर मोटे जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आईटी सर्विसेज के इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग से देश में ट्रैफिक नियमों को पालन करने में मदद मिलेगी। ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। जी हाँ, काफ़ी नज़र रखी जाएगी और डॉक्यूमेंट्स की मांग करने या जांच करने के बाद तारीख और जांच का टाइम स्टैंप और यूनिफॉर्म में पुलिस अधिकारी के पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर भी मेंटेन किया जाएगा। तो ये कुछ खबर थी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर की कि
नोटों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यूपी अब संस्कृत में जारी हो रहा प्रेस नोट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट पर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब शासकीय प्रेस विज्ञप्तियां अब संस्कृत भाषा में भी जारी की जाएंगी। इसके बाद सूचना विभाग ने कोविड-19 के मुद्दे पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक का प्रेस नोट शनिवार को संस्कृत भाषा में जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार तमाम निर्णय व कार्यक्रम की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत भाषा में जारी करने जा रही है। इसके बाद शनिवार को कोविड-19 के मुद्दे पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक का प्रेस नोट शनिवार को संस्कृत भाषा में जारी किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में कहा है कि शासकीय प्रेस विज्ञप्तियां संस्कृत भाषा में जारी की जाएंगी। जी हाँ, वहीं WHO ने जो WHO के प्रमुख हैं, WHO प्रमुख ने कोरोना के लेकर पीएम मोदी के आश्वासन की किया तारीफ। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमुख टेड्रोस एडनोम गेब्रियस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन की सराहना की है कि भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता के उपयोग से राष्ट्रों को कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी को आम अच्छे के लिए संसाधन जुटाकर ही हराया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि एडनोम गेब्रियस ने ट्वीट किया कि एकजुटता के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी। एक साथ हमारे बलों और संसाधनों को जुटाकर हम कोविड-19 महामारी को समाप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से कुछ तारीफ हो रही है पीएम मोदी के आश्वासन की। वहीं अगले साल से बदल जाएंगे चेक से पेमेंट करने के नियम, जानिए क्या खास और क्या होगा आपको फायदा। जी हाँ, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से जो चेक वाला पेमेंट है उसके लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली लाने का निर्णय किया है। आरबीआई बैंकिंग धोखाधड़ी में कमी लाने के लिए समय समय पर कदम उठाता रहता है। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस सिस्टम में 50,000 से अधिक के भुगतान में दोबारा पुष्टि करने के लिए मुख्य जानकारियों की आवश्यकता होगी। इस सुविधा का उपयोग करना खाता धारक पर निर्भर करेगा। आइए सिस्टम की अन्य विशेषताएं जान लेते हैं। जी हाँ, 5 लाख से अधिक के भुगतान के लिए बैंक इस सिस्टम को अनिवार्य बना रहा है। सकारात्मक भुगतान प्रणाली के तहत चेक जारी करने को अब उस चेक की न्यूनतम जानकारी जैसे तारीख, लाभार्थी का नाम, आदाता और राशि आदि की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से SMS, मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट बैंकिंग या ATM के माध्यम से सबमिट करनी होगी। जी हाँ, कोई भी विसंगति दिखाई देने पर निवारण उपाय किए जाएंगे। भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले इन विवरणों को क्रॉस चेक दिया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सकारात्मक भुगतान की सुविधा विकसित करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा, जिसके बाद बैंक 50,000 रुपए और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए इस सुविधा को सक्षम बनाएंगे। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहकों के बीच SMS अलर्ट, शाखाओं में डिस्प्ले, ATM, अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सकारात्मक वेतन प्रणाली के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करें। तो इस प्रकार से कुछ नियम हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी कुछ और भी नियम हैं जो कि हैं। इसमें कहा गया है कि केवल वे चेक जो सकारात्मक वेतन प्रणाली निर्देशों के अनुरूप हैं उन्हें ही CTM ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किया जाएगा। हालांकि बैंक CTS के बाहर क्लियर और एकत्र किए गए चेक के लिए भी समान व्यवस्था को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, तो टीना दत्ता इस वजह से ठुकराया बिग बॉस 14 का ऑफर। हर साल मेकर्स करते अप्रोच। टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता के बिग बॉस 14 के ऑफर को ठुकराने की वजह सामने आ गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टीना दत्ता को मनमुताबिक फीस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपको पता तो होगा ही कि बिग बॉस का 14 जो सीजन है वो ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर को आने होगा। और हर साल की तरह ही जो कंटेस्टेंट हैं वो इस प्रकार हैं: एजाज खान, जैस्मीन भसीन, शांत मलकानी सिंह, जिया मनेक, राहुल वैद्य, जानसानो, सारा गोपाल, पवित्रा पूनिया, स्नेहा उलाल, शहजाद देओल बतौर कंटेस्टेंट इसमें शामिल होंगे। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि सीरियल उतरन फेम टीना दत्ता को मेकर्स ने शो में हिस्सा लेने के अप्रोच किया है, लेकिन वो मान नहीं रही हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में जो दीपिका से पूछताछ कर रही एनसीबी, तो उसी से जुड़ी हुई एक खबर है कि दीपिका, श्रद्धा और सारा से पूछताछ के दौरान एनसीबी ने ढूंढ लिए अपने सवालों के जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के काले कारोबार की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जांच का पहला चरण पूरा हो गया। एनसीबी टीम पूछताछ के लिए दोबारा से बॉलीवुड कलाकारों को बुला सकती है। दूसरे चरण में ऐसे कई आरोपियों को गिरफ्तार संभव है जिनके बारे में एनसीबी ने विभिन्न अभिनेत्रियों से पूछताछ कर अहम सबूत जुटा लिए हैं। शनिवार को पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान ने एनसीबी के सवालों के जवाब दिए। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण तो बिल्कुल कानून की जानकारी तरह जवाब दे रही थी, जैसे वो पूछताछ में शामिल होने से पहले किसी कानूनी सलाहकार से मिलकर आई हूँ। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने अधिकांश सवालों का जवाब हाँ या नहीं में दिए। तो इस प्रकार से कुछ खबरें आ रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लेकर के। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, साथ ही साथ आपको बताते चले कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को भेजा मैसेज 30 सितंबर से बंद हो जाएंगी डेबिट क्रेडिट कार्ड पर ये सर्विसेज। आपको बताते चले कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक खास संदेश भेजकर सूचना दी है कि उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 30 सितंबर से कुछ सर्विसेज बंद की जा रही हैं। बैंक ने यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कुछ नियमों में बदलाव के बाद लिया है, जो 2 दिन बाद लागू हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक खास संदेश भेजा है। इसमें ग्राहकों को बताया गया है कि उनकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सर्विसेज 30 सितंबर 2020 से बंद की जा रही हैं। बैंक ने बताया है कि ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नए नियमों के आधार पर लिया गया है, जो ठीक 2 दिन बाद लागू हो रहे हैं। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़ी हुई हैं। बैंक ने कहा है कि अगर आप अपने कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTL के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676 पर SMS करें। ये आप देख सकते हैं। इस पर आप SMS करें और जो आपका जो काम है वो हो जाएगा, यानी कि जो बदलाव है वो उसके अनुसार आप कर सकेंगे। वहीं नौकरी पेशे को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। कृषि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 10 लाख लोगों को जॉब देगा राज्य। 5000 करोड़ के नए निवेश की योजना बन रही है। जी हाँ, कर्नाटका की बात हो रही है। कर्नाटका की BS येडियुरप्पा जो सरकार है उसने कृषि और पर्यटन क्षेत्र के लिए नई योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत येडियुरप्पा सरकार राज्य में 5000 करोड़ रुपए के नए निवेश की योजना बना रही है। जी हाँ, आप लोगों को पता तो है कि कोरोना संकट के कारण ठप हुई कारोबारी गतिविधियों के कारण हर दिन छटनी और सैलरी कटौती की खबरें आ रही हैं और इस बीच कर्नाटका ने अपनी नई कृषि नीति और गांवों पर आधारित पर्यटन नीति का ऐलान कर दिया है। नई योजना के तहत कर्नाटक की BS येडियुरप्पा सरकार ने अगले 5 साल में 5000 करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आधार से जुड़ा ये काम निपटाने के लिए बचे सिर्फ 3 दिन। जल्द करें पूरा काम। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की, जिससे आप देश में कहीं भी रहकर अपने राशन कार्ड पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज ले सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड का राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इस काम की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 तक है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया, जिसके तहत इसके लिए आपका राशन कार्ड आपके आधार से लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी जो तारीख बताई गई वो 30 नवंबर बताई गई है। और अगर आप इस तय समय में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ 30 सितंबर तक की PDS से अनाज मिलेगा। लिहाजा फटाफट अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। हालांकि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराने के कारण उसकी कोटा का अनाज देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका नाम या राशन कार्ड PDS से नहीं हटाया जा सकता। जी हाँ, PDS से नहीं हटाया जा सकता। वहीं कुछ जो नियम हैं तो ऐसे कराएं ऑनलाइन आधार लिंकिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टार्ट नाउ पर लिंक करें। इसके बाद अपने एड्रेस से जुड़ा ब्यौरा डालें। ये आप देख सकते हैं कि पूरे जो है जितने भी आप लोगों को नियम कायदे बताएंगे वो सारे आप स्लाइड पे पढ़ सकते हैं पॉज करके और आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये आप पढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सरकारी बैंकों को तीसरी तिमाही में 20,000 करोड़ रुपए दे सकती है सरकार। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए डाल सकती है। हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र में सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि ये जो मंजूरी दी गई है इसका जो पूरा ब्यौरा है, वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूरी समर्थन उपलब्ध करा सकता है। संसद के हाल में समाप्त सत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है। संसद ने 2020 व 21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सूत्रों ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है कि नियामकीय पूंजी की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अक्टूबर व दिसंबर की तिमाही में बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवाएं आपको वो खास सीक्रेट जिसके बारे में दीपिका पादुकोण ने पूछताछ में बताया। क्या कहता है कानून। दीपिका पादुकोण से शुक्रवार को एनसीबी अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में उन्होंने ड्रग्स लेने की बात से तो साफ इनकार किया, लेकिन एनसीबी के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने खास तरह की सिगरेट पीने की बात स्वीकार की है जिसे डूब कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये डूब सिगरेट होती क्या है, क्या इसमें किसी तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल होता है या NDPS एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, तो आपको बताते चलेंगे।
कि मुंबई में हॉलीवुड हस्तियों में चल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से शुक्रवार को एनसीबी अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में उन्होंने ड्रग्स लेने से तो साफ इनकार किया, लेकिन उन्होंने डूब के बारे में बात किया। ये खास सीक्रेट है जिसमें आपको बताते चले कि अधिकारी ने बताया कि डूब दरअसल एक हैंड रोल्ड सिगरेट है, यानी बाजार से मिलने वाले सिगरेट के पेपर को खुद रोल करके तैयार करना और फिर उसे पीना। नशा करने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जाता है। यह नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे इसमें तंबाकू रोल किया गया हो, चाहे गांजा या कोकीन। किसी भी प्रकार का नशा जो है इसमें रोल कर सकते हैं आप खुद ही, और इसको जो है यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दीपिका ने एनसीबी अधिकारियों को पूछताछ में बताया है कि उनका पूरा ग्रुप डूब का इस्तेमाल करता है, तो जो एक तरह की जो खास रिपोर्ट है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या डूब में ड्रग्स होती है, तो इन सवालों पर उनकी चुप्पी थी। डूब में ज़्यादातर कोकीन भी पी जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, कानून क्या कहता है इसके बारे में और इसकी कितनी सजा है, आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वकील व एक्टिविस्ट अमित साहनी बताते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985, जिसे आम भाषा में एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके तहत कोई व्यक्ति इसके प्रावधानों और नियमों के खिलाफ जाकर किसी ड्रग्स को बनाता है या रखता है तो इंटरस्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट या फिर करता है या खरीदता है, वह एक्ट में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो ऐसे में एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित ड्रग्स की स्मॉल क्वांटिटी होने पर मुलजिम को 6 महीने और 10,000 तक का जुर्माना, कमर्शियल क्वांटिटी से कम लेकर स्मॉल क्वांटिटी से अधिक होने पर 10 साल तक और 1 लाख तक का जुर्माना, कमर्शियल क्वांटिटी होने पर कम से कम 10 साल पर अधिकतम 20 साल सजा और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है अधिकारियों ने बताया। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे बढ़ते। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरे की बेटियां माल आइटम पीस नहीं होती। मेरी बेटी मेरा अभिमान, बिल्कुल बेटियां अभिमान होती हैं, लेकिन क्या आपने अपने बेटे को सिखाया कि सिर्फ उसकी बहन उसका या आपका अभिमान नहीं है, बल्कि सड़क पर चलने वाली हर बेटी एक बेटी है। डॉटर्स डे का जश्न मनाते हुए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो अपने घर के बाहर की लड़कियों को माल आइटम पीस ना कहें। तो इस प्रकार से कुछ जो शब्द हैं वो गूंजते हुए डॉटर्स डे पर दिखाई दिए, और एक दूसरे के साथ में मिलकर के जो बेटियों ने अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, अपने परिवार के साथ में बेटियों ने एंजॉय किया डॉटर्स डे पर, और एक दूसरे को जो है बधाइयाँ दी और एक दूसरे को प्रेरणाएं दी कि इस प्रकार से हम बेटियों को सहेज सकते हैं, बेटियों की फेर में बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं खुलकर सामने आई बेटियों के दिवस पर, डॉटर्स डे पर धूमधाम से सेलिब्रिटीज़ ने भी इसको मनाया है। जी हाँ, तो आज के समाचार यहीं पर एंड होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।